हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंति क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर का, SOM स्टेट ऑफ मैटर। उसके अंदर हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज इफ्यूजन, दोनों एक जैसे से हैं, हल्का सा फर्क है, ठीक है। और इसका लॉ क्या कहता है और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, और इस फॉर्मूले के ऊपर एडवांस के अंदर प्रीवियसली रेट ऑफ रिएक्शन में, एडवांस के क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया। मतलब एडवांस क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन लेसन है आपके +2 में, ठीक है, और ये फॉर्मूला है +1 में। डिफ्यूजन इफ्यूजन वाला तो इस फॉर्मूले को रेट ऑफ रिएक्शन से लिंक कर रखा है, और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे लिंक कर रखा है। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वही रेट, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, पता है, बट ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से उसको कर पाएगा, है ना कमाल की बात। तो आसान है, यस सर। लेकिन वो थोड़ा डीप सोचते हैं, यही एडवांस लेवल है। और फर्क और आनी जानी कुछ नहीं, याद रख लेना, एडवांस नथिंग, प्रैक्टिस बेस्ड है, ताकि आपकी सोचने की पावर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए कॉमन हो जाएं। अब कॉमन के बाद में इसको यूं समझ लो कि अगर आप डेली जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हो, 10 kg का वेट उठाते हो डेली, है ना, तो एडवांस वाले क्या करेंगे, 10 का तो आप आसानी से उठा ही लेते हो, तो एडवांस वाले क्या करेंगे, उसमें 2 किलो और बढ़ा देंगे, 12 kg का वेट लगाएंगे, और एक बार में आप मान लीजिए 10 रैप लगा पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 रैप लगा रहे हैं एक बार में 10 kg के वेट के, तो 12 kg वाले वेट के डेफिनेटली आपसे 8 या 9 ही लगेंगे रैप, है ना, बस इतना सा फर्क करते हैं। तो यही प्रैक्टिस है सेम चीज, कुछ भी नहीं, उसको हैवी बना देते हैं, दैट इज एडवांस लेवल। तो देखो भाई डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होता है और वो लॉ कैसे काम करता है। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस और लिक्विड फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, गैस या फ्लूइड मॉलिक्यूल का फ्लो। देखिए फ्लो का मतलब होता है चलना, तो भाई सॉलिड नहीं चल पाते हैं, है ना। या तो फ्लूइड का मतलब है गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड में आते हैं, गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब चलने की कैपेसिटी, याद रख लेना, जो मूव कर सके। तो गैस मूव कर सकती है, पानी भी मूव कर सकता है, सभी लिक्विड मूव कर सकते हैं, हाई ग्रेविटी टू लो ग्रेविटी मूव करते हैं, वो हमें सबको पता है। तो यहां पर इसने जो बोला फ्लूइड, फ्लो ऑफ गैसेस और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल, गैसेस और फ्लूइड मॉलिक्यूल कह सकते हैं, फ्लूइड के अंदर गैस और लिक्विड दोनों आते हैं। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करने को हम क्या बोलते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यस, क्लियर है डिफ्यूज होना। सर हाँ बेटा, एक बार फिर से समझा दो प्लीज। ठीक है। देखो आपके पास में पानी है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर मूव करना, पानी है हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, ये फ्लूइड है, इसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। गैस है, हाई कंसंट्रेशन पे किसी कंटेनर में गैस है, आपने उसका ढक्कन खोल दिया कंटेनर का, ठीक है, वो हाई से लो में चली जाएगी, सिंपल, क्लियर है। ओके यस इसी सर। को बोलते हैं Yes, डिफ्यूजन। sir. अब देखिए इफ्यूजन क्या होता है। इफ्यूजन इज व्हेन गैसेस मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर, यहाँ सिर्फ स्पेशल गैसेस के लिए ये इफ्यूजन ओनली वर्क ऑन गैसेस, पहली बात। हायर रीजन ऑफ टू लोअर रीजन थ्रो द टाइनी पिन होल, छोटे से होल में से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर गैस मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। जैसे आपके परफ्यूम की बोतल में छोटा सा ढक्कन होता है, और जब आप उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उस ढक्कन में से गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। लिक्विड परफ्यूम है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गैसियस परफ्यूम्स। तो गैस में से हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन के ऊपर अगर कोई चीज जा रही है, और वो भी छोटे से टाइनी पिन होल से, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इफ्यूजन। यस बेटा, क्लियर है इफ्यूजन क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इफ्यूजन कह लो, डिफ्यूजन कह लो, इसका रेट, अब यहाँ रेट वर्ड आ गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है, कितने टाइम में कितनी रिएक्शन हो रही है ना। तो यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्शन, जैसे हम स्पीड बोल देते हैं कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वही रेट है यहाँ पे। तो रेट इज नथिंग, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा मत्था मारा गया, +2 के अंदर आप लोगों लेसन करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ ये बोलते हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट जो है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ग्राहम था, ग्राहम, दिस इज नॉट ग्राम, ग्राहम्स लॉ, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्राहम्स लॉ देखिए क्या कहता है, ये बोलता है रेट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर इनटू ए मतलब एरिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट m मोलर मास, T टेम्परेचर।
यस क्लियर है, मैंने अलग से साफ साफ लिख भी रखा है, समझ में आ गया भाई? Yes, sir. तो इसके इक्वल बनाना चाहते हो तो कांस्टेंट लगा दो, अगर आपको कांस्टेंट दे रखा है तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। अब अगर दो चीजों का हमें प्रेशर पता है, दो चीजों का, ठीक है, एक मिनट रुकिए बेटा, ठीक है, तो देखिए, हाँ मुझे एक मैसेज आया है, ठीक है, हाँ तो अब अगर हम दो ऐसे रेट्स को डिवाइड कर दें, तो दो रेट्स को डिवाइड कर दें, ठीक है, गैस के दो अलग अलग रेट्स और दो अलग अलग उनका मोलर मास हो दो गैसेस का, है ना, प्रेशर अगर हम सेम रखें और साथ में एरिया ऑफ ओरिफाइस मतलब वो जो फेस होता है उसका वो भी सेम रखें, तो प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, ए से ए कट गया, है ना, टेम्परेचर भी सेम रखें, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, तो क्या बचा, मोलर मास बचा। दो अलग अलग गैसेस है तो मोलर मास का डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ रेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेट ऑफ बी इक्वल होगा रेट मोलर मास ऑफ बी, ए नहीं, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। क्यों? क्योंकि रेट जो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है? देखिए यहां पर आपको ये चीज बता रहा हूं, जो रेट है, रेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय मोलर मास के, मोलर मास का क्या है डिवाइड। हाँ भाई ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दूसरी गैस का टेम्परेचर सेम रखेंगे, दूसरी गैस का प्रेशर भी सेम रखेंगे, दूसरी गैस का जो आपका ओरिफाइस है, जो छोटा होल है, टाइनी पिन होल है, वो भी सेम रखेंगे, उसका एरिया। तो ये तीनों चीजें तो दूसरी गैस में भी सेम है, तो ये सारी कट जाएंगी। तो इसका रेट और दूसरी गैस का रेट जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, रेट ए और रेट बी ये दोनों डिवाइड होंगे, लेकिन इनका मोलर मास क्योंकि इनवर्सली था ना, तो नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा मोलर मास, ऊपर वाले का नीचे चला जाएगा। ए का तो इनवर्सली सही आ रहा है तो बी का भी इनवर्सली सही आएगा। यस समझ में आया ये? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. के इनका जो कांस्टेंट होगा के लगा दूं मैं यहाँ पे, तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर भी के लगा हुआ है, के से के कट जाएगा। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये कुछ वैसा आने वाला है। हालांकि अगर हम सोचें कि के वैसे तो गैस कांस्टेंट पर डिपेंड पता नहीं करेगा कि नहीं, बट इन्होंने जैसा अलग लगा रखा तो इनका के भी सेम होने वाला है, ये याद रखना। आगे देखो ये होता क्या फिर, या फिर ऐसा कर सकते हैं मोलर मास जो है वेपर डेंसिटी के डिवाइड के अंडर रूट के भी बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप लोग मुझे बताओगे। मोलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इसका एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा था, 2 मल्टीप्लाई कर देते, अगर याद है तो बताइए। कृष्णा 2 मल्टीप्लाई कर देते सेइंग समथिंग, क्या कह रहे हो बेटा, साफ बोलिए। सर, उसमें मोलर मास में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वेपर डेंसिटी हो जाता हाँ, मोलर मास इक्वल होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, ठीक है। Yes, sir. मोलर मास इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो देखो भाई ये मोलर मास का डिवाइड है, तो मैं इस मोलर मास की जगह क्या भर सकता हूँ, 2 इंटू वीडी, ऊपर भी 2 इंटू वीडी भर सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन वेपर डेंसिटी तो दोनों का क्या है, दोनों अलग अलग गैसेस हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ ए, वेपर डेंसिटी ऑफ बी। यस बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सीधा सा आता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद था किसी को याद? सिर्फ कृष्णा को याद था, बाकी No, बच्चे sir, हमारे याद कैंपस था. चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई। देखो आपके ग्रुप के बच्चे अच्छे हैं वाकई में, कुछ बच्चे काफी अच्छे हैं, है ना, और बाकी सभी लगभग मेरे को सभी ठीक लगे, आप लोग अच्छे हैं, पढ़ने में भी ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ते भी हैं। मेरे पास एक और ग्रुप है +1 का, वो बच्चे पढ़ते नहीं है, बताइए उनका क्या इलाज करना चाहिए। है सर। अल्फा के ना, आप अल्फा को बढ़ाते हो। मैं पढ़ाता सबको अल्फा में, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, कभी होमवर्क नहीं करके आते हैं। बताओ क्या इलाज करें उनका, आप लोग कोई आइडिया दे सकते हैं, हाउ दे विल डू द होमवर्क। मैं उनको बहुत सारे एग्जांपल बता चुका हूँ, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, पता नहीं क्यों मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कुछ एक हैं अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे ही खराब हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गाइज आर नॉट वेल। तो मैं कुछ चाहता हूँ आपसे सॉल्यूशन, कि आप लोग कुछ ऐसा आइडिया बताएं। मैंने उनको एक आइडिया, एक वो चीज़ बताई थी, आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, +2 में बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं वो सिंसियर हो जाते हैं +2 में बच्चे। +1 में आप लोग मतलब थोड़ा सा यूँ लगता है कि जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास नहीं है ये, इससे बहुत गुना, कई गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रेगुलर रहना पड़ेगा।
बट बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग दैट व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, है ना। ये उनको पे करना पड़ेगा आगे साल खत्म होने के बाद। बहुत समझाने की भी कोशिश करता हूँ। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि आईआईटी का पेपर देने एक लड़का जाता है, ठीक है। तो उसका फादर उसे एक बात बोलता है, कहता बेटा तेरे द्वारा पेपर में किया गया एक एक गलत क्वेश्चन, जो तू गलत लगाएगा, जो गलत निशान लगाएगा, एक एक गलत आंसर तेरी फैमिली ट्रिप को स्विट्जरलैंड से झारखंड में ले आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कल को जब घूमने जाओगे ना, तो अगर अच्छा और सही आंसर लगाओगे, डेफिनेटली आप लोग स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड घूम के आओगे। और अगर गलत आंसर लगाओगे तो झारखंड में जाओगे। झारखंड में जाओगे। समझ गए? तो भाई झारखंड वैसे बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बैड स्टेट। झारखंड का मतलब है कि झाड़ियों में ही जाओगे, वो झाड़ झपाड़ी देख सकते हो, समझ गए? यानी रेगिस्तान में ही रहने वाले हो। ये मत समझना कि कोई अच्छा और बहुत बढ़िया और सीन देखने जाओगे, कभी ताजमहल गए, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम के देखो, पूरा 1 महीना छुट्टियों का। हमारा इंडिया भी कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए, है ना। अगर बर्फ चाहिए तो जम्मू साइड में चले जाइए, जम्मू कश्मीर हिमाचल, है ना। और अगर गर्मी चाहिए तो साउथ के मिडल में चले जाइए, और अगर समुद्र के पास जाना है तो सी वाटर के पास में जा सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में घूमना है तो गर्मियों में घूम सकते हैं, सर्दियों में घूमना है सर्दियों में घूम सकते हैं, बरसात के मौसम में जाना है तो बरसात ही बरसात मिलेगी। एनी टाइम यू कैन डू दैट, एनी टाइम, है ना। तीनों चारों Yes, मौसम sir. इंडिया में होते हैं, All rounder India. है ना। लेकिन इसका मतलब ये था कि झारखंड का मतलब ये है कि झाड़ झपाड़ ही देखने वाले हो, मतलब अपने आसपास ज्यादा क्या करोगे, अपने गांव में चले जाओगे, बस इतना ही। तो वो घूमना नहीं है, याद रखना। अपने गांव में जाना ठीक है, अच्छी बात है, सबसे मिलके आना, लेकिन एक घूमना होता है ना कि इंडिया देखना, वो एक अलग चीज। तो वो नहीं देख पाओगे कभी भी। या इंडिया से बाहर भी दुनिया होती है, बिल्कुल है, सबको पता है, वो भी नहीं देख पाओगे कभी भी। तो क्यों ना आज से पढ़े। और ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों से क्या मांगता हूँ पता है? आज का होमवर्क जो आज करवाया उसका रट्टा मारो, घोट के रट्टे मारो। मैं साफ कह रहा हूँ, समझना तो भाड़ में गया, गो टू हेल। रट्टे मार लो अच्छी तरह से, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, लिख कर देखना है। 3 घंटे से लेकर 4.5 घंटे के बीच में जो भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े, उनको 3 से 4.5 घंटे अच्छी तरह से रटना है, लिख लिख के देखना है। जो मैंने आज करवाया उसको लिख के देख लीजिए। जो उसके बाद की बता देता हूँ, आज करवाने के बाद जो भी बचा होमवर्क, मतलब आपका टाइम कम लगा, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, उस टाइम के अंदर 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 2 क्वेश्चन मेन के और 1 क्वेश्चन एडवांस का कर लीजिए, बस इतना, ठीक है। तो समझ लीजिए बेड़ा पार है। 10 क्वेश्चन टोटल करने, 1 क्वेश्चन हर रोज एडवांस। एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो सिर्फ एडवांस और मेंस पे फोकस कीजिए। मेंस का फोकस बहुत कम हो जाएगा एनसीईआरटी खत्म होने के बाद, एडवांस ही फोकस होना चाहिए। तो एडवांस के डेली 3 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अपने जस्ट 3 क्वेश्चन पर डे, पर लेसन में से, बहुत आसान होगा। और जो थ्योरेटिकल लेसन है, ये लेसन है न्यूमेरिकल वाला, इसमें तो 3 क्वेश्चन इनफ है। जो थ्योरेटिकल लेसन है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आप डेली एडवांस के कर सकते हैं, बहुत आसानी से। थ्योरेटिकल है, जो याद किया वही तो सीधा दिख रहा है, हाँ ठीक है आ गया, बट लिख के जरूर देखिए। 3 से 4.5 घंटे नोटबुक और पेन के ऊपर मत्था मारिएगा। जो लर्निंग वर्क है, जो लेक्चर का वर्क है, जो लेक्चर टाइमिंग है, वो मैं काउंट नहीं करता। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो मैं हर बच्चों को बोलता हूँ, स्कूल में जाइए बेटा, दिमाग ठंडा करके मस्ती करके आइए, ठीक है। वहां पर दिमाग को गर्म मत करो, अपने दोस्तों से मिलिए, हाय हेलो कीजिए, ठीक है, घूमिए फिरिए। अगर स्कूल के टीचर की आपको समझ नहीं आ रही है तो, और अगर उनकी बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो फिर यहाँ पर बैठकर अगला आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ, सीधी बात। यहाँ पर बैठकर 100% टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने स्कूल के टीचर से अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही है तो वहां से पढ़िए। कोई हेल्प चाहिए हमसे, बुक वगैरह चाहिए, हम अवेलेबल करवाओगे, नो वरी, समझ रहे हो। लेकिन पढ़ना है, मतलब स्कूल टाइम को या तो मस्ती समझ लीजिए, या अवंती के टाइम को मस्ती समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लास में आ भी रहे हैं तो थोड़ा रिवीजन के मोड में, मतलब कोई चिल मार रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, बहुत ध्यान नहीं देना है। लेकिन ध्यान दो कहीं एक जगह पर, या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लास्टली आपको 3 घंटे से 4.5 घंटे के बीच में नोटबुक और पेन से लिखकर जो आज का होमवर्क है, जिसने भी करवाया है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस इतना सा काम करना है। ये बॉटम लाइन है, पता है, ये जरूर कर लो। उसके अलावा कुछ भी कर रहे हो कोई परवाह नहीं, कोई भी परवाह नहीं। एंजॉय योरसेल्फ। और इतना आसान है ये, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, पूरी दुनिया, अमेरिका, सब घूम के आ सकते हो। पैसा इतना कमाइए कि आपको कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए,
समझ रहे हो? और उसका यही तरीका कि पढ़ लीजिए एक बार, 2 साल लगाना दिल लगा के, उसके बाद में बहुत ज्यादा नहीं तो इतना तो जरूर कमा ही लेंगे कि भाई हाँ ठीक है अपना काम बढ़िया चल रहा है। समझ में आ रही है ना सबको? मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि बेटा फोकस करो, 2 साल की तो बात है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछिए, बट आपको डेली 3 से 4 घंटे अपना देना पड़ेगा। हाँ मिल जाएगी बेटा, जो बुक चाहिए मिल जाएगी, ठीक है? हम लेक्चर ऑफ करके फिर बात करेंगे। अनुराग, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है? ओके सर। सभी बुक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, मत चिंता करो। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम्स लॉ, तो भाई ये था ग्राम्स लॉ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट प्रेशर जितना बढ़ाओगे रेट जल्दी बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा। और एरिया, ओरिफाइस का एरिया बढ़ा दोगे, उसका फेस बढ़ा दोगे तो भी रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, है ना? परफ्यूम की बोतल का फेस, बस इसको परफ्यूम से याद रख लेना। उसके बाद में मोलर मास के इनवर्सली होता है, मोलर मास अगर बढ़ा देते हो तो भाई गैस के मॉलिक्यूल भारी हो जाएंगे, है ना? और कहते हैं ना जो आदमी भारी हो जाता है ना फिर उसके बाद में उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है, तो ये बाहर नहीं निकले वाला, ठीक है? टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो भी अंडर रूट में होता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन घट जाता है। अब जनरली ये होता है कि इफ्यूजन या डिफ्यूजन का रेट जो है ना वो बढ़ जाना चाहिए टेम्परेचर के साथ, ये घट रहा है, इनवर्सली है, आप लोगों को साफ नजर आ रहा है, इस चीज को दिमाग में घुसा लेना। जनरली होता है कि रेट बढ़ता है, यहाँ पर रेट घट रहा है टेम्परेचर की वजह से। वजह क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आई थिंक सो कि वो ओरिफाइस जो छोटा सा होल होता है, पिन होल जो होता है, उसके अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स का निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अंदर ही आपस में टक्कर मारते रहते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ होता होगा लेकिन कुछ ना कुछ इसकी वजह है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब हमने पीवी इक्वल एनआरटी को डिराइव किया था, तो पीएम इक्वल डीआरटी होता है, डीआरटी, डीआर का मतलब डियर से याद रख सकते हैं, ठीक है? वैसे आपको एक चीज बताऊं, डीआर का मतलब होता है डॉक्टर, डीआर, ठीक है? जब पीएचडी करते हैं तो हम जनरली हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो यही डिस्कशन होता है कि डीआर लगवाना है अपने नाम के लिए, डीआर, डीआर बोले तो डॉक्टर, ठीक है? दैट इज, तो डीआर तो आपको याद रहेगा उस हिसाब से, है ना? डीआरटी, एनआरटी की जगह डीआरटी है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर, टेम्परेचर, कैसे भी करके याद रख लो, एक ही चीज है, ठीक है? तो भाई ये था ग्राम्स लॉ। सर मेरे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर वो आइंस्टीन समझते हैं, ठीक है? कहते हैं कि तो आता ही होगा, आता ही होगा, क्या बात है, ग्रेट। ये भी एक तरीका होता है, समझ गया मैं, भावनाओं को समझ रहा हूँ। सबके सब आइंस्टीन है। दैट इज द मेथड टू मैनिपुलेट द स्टूडेंट्स कि ठीक है ये तुम्हें आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी टपा दो, ठीक है? और एक मेथड होता है कि जो चीज आती है ना उसको भी थोड़ा डेप्थ में, गहराई में जाओ, है ना? हमने बोला कि ठीक है, समझ गया बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, नो वरी, इसीलिए बोल रहा हूँ एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है? जहां से आपको समझ में आ रहा है, कई जगह पर मजबूरी हो जाती है जाना, है ना? तो ये स्कूल भी कुछ इसी तरह की मजबूरी हो जाती है, वरना वो लोग नाम काट देंगे, एब्सेंट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन स्कूल में कंपटीशन लेवल की तैयारी तो वो करवा ही नहीं सकते हैं, ये तो हमें पता है। तो अब स्कूल जाइए मस्ती के हिसाब से, मतलब वहां पर स्ट्रेस नहीं लेना है। जनरली क्या करते हैं बच्चे, स्कूल में टीचर का स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर घर आके ना मेरी क्लास नहीं लगाई जाएगी, मैं समझ सकता हूँ, मेरी क्लास लगाओगे तो आपको और स्ट्रेस हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको वो स्ट्रेस हो जिसकी वजह से आप होमवर्क ना कर पाओ। होमवर्क बोले तो 3 घंटे जरूर करना, और याद रखना, मैंने ये चीज देखी है, जो बच्चे, हम भी स्कूल में जाते थे, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है? हम यूँ थोड़ा कि इतने ही बड़े पैदा हुए थे, है ना? तो हमने भी स्कूल में देखा कि जो बच्चे हम लोग पढ़ के, अगर घर से पढ़ के होमवर्क करके अपना आ रहे हैं, ठीक है, उस टीचर का नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनको जो वो टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो टीचर क्या देखता था कि यार भले ये मेरा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कम आता है, बहाने लगाता है, हम लोग बहाने भी मारते थे, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये हो गया जी, बीमार हो गए जी, अब हर महीने 3-4 छुट्टियां तो बीमारी की लेने की, मेरे को कोल्ड हो गया, बस बात खत्म। एप्लीकेशन लिखो, पेरेंट्स को मनाओ, जो भी करना है हुक और करो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, खाली टाइम में अपना होमवर्क करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4.5 घंटे लिख लिख के जरूर देखना है। उसके अलावा जो रीड कर रहे हो वो तो अलग टाइम है, लेक्चर जो मेरे लगा रहे हो वो भी अलग टाइम है ना? नोट्स जो हैं वो पढ़ रहे हो वो भी अलग टाइम है, ये सब चीजें फालतू की है। नोट्स पढ़ो और सीधा क्वेश्चन लगाओ, अगर लेक्चर में समझ में नहीं आया नोट्स तो मेरे से लेक्चर सुन लो मेरा, बस इतनी सी बात है। बट आपको ये सब करना पड़ेगा, जुगाड़ उसको बोलते हैं, जुगाड़। बट जो बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद उनके प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे लगते थे, क्यों?
क्योंकि उन बच्चों को 2 अक्षर आते थे, जो रेगुलर आते थे ना बेचारे, देखो कमाल की बात है, रेगुलर आते थे, शरीफ थे, हर रोज टीचर का लेक्चर भी लगाते थे, उसी से पढ़ते थे और कोई ट्यूशन भी नहीं था, कोई इधर-उधर जाते भी नहीं थे बेचारे, बट उन्हें समझ नहीं आती थी उन टीचर्स की, क्योंकि वो लोग भी ऊपर से टपाते थे। हमारे साथ ऐसा हुआ। उन बच्चों के नंबर नहीं लगाते थे वो जो रेगुलर होते थे, कहते तो नालायक है। अरे नालायक किसने बनाया तुम्हें? तुम लोगों की वजह से हम नालायक है ना, अगर हम नालायक है तो, क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़ा रहे हो। जो बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आ भी नहीं रहा है, उसको तुम लोग इंटेलिजेंट समझ रहे हो। तो यानी कि आप अगर अच्छा काम करेंगे ना, कैसे भी कर रहे हैं, उनका रेगुलर नहीं है, फिर भी वो आपको नंबर अच्छे देंगे। और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, उनकी कितनी भी बातें मान लो, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं, आपको नंबर कम ही मिलेंगे। यानी आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो और उनकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, ये वो लोग नहीं टॉलरेट करेंगे, वो नहीं सुनेंगे इस बात को कि अब वो लोग आपका टाइम खराब कर रहे हैं। याद रखना, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। सब जगह पर यही चलता Yes, है। sir. अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखिए, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप को सेपरेट करने में भी काम आता है। भाई कैसे आता है, हमें पता है कि भाई इसका मोलर मास और इसका मोलर मास, इनके रेट में फर्क होगा। रेट के फर्क की वजह से आइसोटोप्स जो भारी होते हैं तो उनमें हमें पता लग जाता है। तो हम एक छोटा सा ओरिफाइस बनाते हैं, जो भारी है वो पहले आएगा कि बाद में, इनवर्सली होता है मास के, तो वो बाद में आएगा, है ना बेटा? Yes, sir. तो Yes, इस sir. वजह से हम आइसोटोप्स को, 2 आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्रेशर में डाल के, उसको गैस बना के प्रेशर में डाल के, और फिर ओरिफाइस से बाहर निकाल लेंगे, है ना, पिन होल से। तो जो पहले निकलेगा वो हल्का है और बाद वाला हमें डिटेक्ट होता है, अप्रोक्सीमेट वो पता लग जाता है कि कौन सा कब तक निकलेगा। फिर उसके बाद में सेपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, मास बाय वॉल्यूम का रेशो अलग है, उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट, क्योंकि वेपर डेंसिटी उनकी अलग होगी ना, डेंसिटी अलग मतलब वेपर डेंसिटी का डिवाइड, क्योंकि वो तो उस टाइम गैसेस में तो वेपर फॉर्म में होंगे ना। आगे आता है इन डिटरमाइनिंग डेंसिटीज एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट, हाँ, अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रेट का डिवाइड कीजिए। डेंसिटी, एक की डेंसिटी पता है, मैंने एक नॉन गैस डाल दी, उसका रेट भी पता है, उसकी डेंसिटी भी पता है। दूसरी गैस का सिर्फ रेट पता है कि वो कितना जल्दी बाहर निकलता है, तो उसकी डेंसिटी निकल आएगी ना, यस और नॉट? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, Yes, पर sir. ये रेट मुझे पता है, ये रेट मुझे नहीं पता, ठीक है? तो सॉरी, इसका रेट भी पता है, दोनों का रेट पता है, एक की डेंसिटी पता है नॉन वाला, दूसरे की डेंसिटी अपने आप निकल आई, है ना? तो Yes, ऐसा होता है, sir. तो इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो भाई, ये थ्योरी थी जिसके ऊपर हम गैसेस को हम आइडियल गैस कहते थे, बाद में फिर रियल गैसेस आई, है ना, कैसे होता है, क्या होता है। तो आइडियल गैस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस हमेशा गैसेस रहती हैं, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। वो न्यू है तो अवंती में, बट उसने कोचिंग भी ले रखी है, वो दोनों करना चाहती है, उसका हो जाएगा अगर वो टाइम देगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, दोनों करना चाहे तो कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बस पढ़ना पड़ेगा। देखो, 2 जगह पर अगर आप कोचिंग ले रहे हो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 में से एक जगह वो पीरियोडिटी कम देनी पड़ेगी। वजह बताता हूँ, मतलब पीरियोडिटी देने का मतलब होता है कि वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या कहा, एक चीज याद रखो, 3 से 4.5 घंटे डेली लिख कर पढ़ना है जो भी याद किया। अब जो याद किया, मैंने आज जो लेक्चर करवा दिया, आपने लिख कर पढ़ लिया जो याद किया है, और लिख कर याद कर लिया, मतलब इसको याद किया, लेक्चर को समझा, फिर याद कर लिया फॉर्मूला। अब इसमें देखो, इस पूरी कहानी में अभी तक हमने एक फॉर्मूला सीखा और कुछ है नहीं, है ना, उसको याद कर लो, रटो, 5 मिनट का खेल नहीं हो तो। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी भी सिर्फ थ्योरी है, बातें हैं सिर्फ, आने जाने इसमें कुछ नहीं है। बाद में एक इक्वेशन लिखवाऊंगा, वो इक्वेशन याद कर लेना बस। तो यानी कि वो सब याद करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, हर सब्जेक्ट के लगाने हैं, बस ये काम, और रिटर्न में होना चाहिए, नोटबुक और पेन। अगर ये मतलब रिटर्न वाला काम नोटबुक और पेन से 10 क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, उसके अलावा किसी का भी लेक्चर सुनो, कहीं पे भी बैठ जाओ, स्कूल भी लगाओ, 2 कोचिंग, 3 कोचिंग, 10 कोचिंग, 50 कोचिंग, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना काम मिनिमम होना चाहिए। इसके बावजूद मैं बोलूंगा कि अगर इतना काम हो रहा है और आपके पास टाइम बच रहा है, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, बजाय कि 2 कोचिंग के चक्कर में पढ़ने में। फिर भी आप कभी कभी लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि टीचर का टेस्ट बदल दें, वो अच्छा होता है। जैसे मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें सीधी सीधी समझ में आएंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ना आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो उसका कुछ नया सापन, कुछ आवाज नई, ठीक है, और वही चीज आपकी रिवाइज हो रही है। कई बार तो ऐसा होता है। मैं आपको एक स्टूडेंट की किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थी, ठीक है, एक ही स्कूल से आती थी वो दोनों, तो उनको मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी मुश्किल लगती थी, तो भाई मैंने उनको ऑर्गेनिक करवा दी।
तो अच्छे से करवा दी, याद भी करवा दी। उसके बाद उनके स्कूल में ऑर्गेनिक करवाने लगी वो टीचर, उनकी जो टीचर थी स्कूल टीचर, एक्स्ट्रा क्लास में। तो एक सहेली मेरे सामने बोल रही है, वो एक लड़की मुझे अब दूसरी लड़की को बोल रही कि यार स्कूल में भी तो सही समझ में आ रहा है, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास क्यों मिस कर रहे हैं अपन। मैंने उनको बोला कि स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास मिस कर दो, घर वालों को बोल दो, और मेरे पास ट्यूशन आप आ रहे हो तो हम आगे कुछ सिलेबस कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो पेरेंट्स को बोलिए कि वो एक्स्ट्रा क्लास मिस करवा दे। तो दूसरी लड़की बोलती है नहीं सर, हमें स्कूल वाले टीचर की बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, वो ना अब हमें रिवाइज करवा रही है ऑर्गेनिक। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, चलो। कहती मैं रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया। तो जानते हो, मतलब कहती है और बहुत बढ़िया करवा रही है अब, क्योंकि सारे बच्चों ने बोला कि हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, तो सब उसने थोड़ा हल्का करवाया था पहले, अब हमें सारी समझ में आ रही। तो दूसरी लड़की पास बैठी वो बोलती है तुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि सर उसको करवा चुके हैं। कहती पहले उस मैडम ने 2 बार करवाया था और हमें एक भी अक्षर नहीं आता था, तुझे याद ही नहीं है ये बात। मैं उस मैडम ने पहले उनको 2 बार ऑर्गेनिक करवा दी थी ऐसे ऊपर ऊपर से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई थी। जब मेरे करवाने के बाद, मेरे याद करवाने के बाद, उसके बाद में जब उनके स्कूल टीचर करवा रहा था तो उनकी रिवाइज हो रहा था। टीचर तो करवाता है भाई मोड में, तो आपको कोई भी चीज रिवाइज करवाएगा, कुछ भी बोलेगा, आपको लगेगा हाँ ये मेरे को आता है और रिवाइज हो गया, तो अरे वाह टीचर अच्छा समझा रहा है। उस लड़की को ये समझ में नहीं आई कि मेरे करवाने के बाद में ऐसा, और दूसरी लड़की उसको बोल रही है, कहती तुझे लगा नहीं लगा, मैं नहीं लगाने वाली। तब मैं दोनों का दिमाग देख रहा है कि कई बार बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि टीचर कौन सा सही पढ़ा रहा है, कौन सा गलत पढ़ा रहा है, इन्हें समझ क्यों आ रहा है। एक ही टीचर जिसने 2 बार लेसन करवा दिया उसको समझ में नहीं आया, और तीसरी बार जब मैंने करवाया, याद करवाया, तो चौथी बार जब उसका हो रहा तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं वो पहले वाला स्कूल वाला टीचर सही समझा रहा है। कमाल है ना। तो स्कूल वाला टीचर भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेनिफिट, मोस्ट बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोचिंग लगा सकते हैं। काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ते हैं भी। गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल, टाइनी और स्फेरिकल गोल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एक्ट विच आइडेंटिकल शेप एंड साइज, शेप साइज और मास सारे के सारे सेम होते हैं, सिंपल सा वो है। दीज मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअसली रैंडम इन मोशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं, रैंडम में होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूअसली। यस क्लियर है। Yes, sir. यस सर। वाइब्रेशन भी करते हैं, रैंडमली मोशन में भी रहते हैं। सॉलिड सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, लिक्विड वाइब्रेशन और रोटेशन वो भी करते हैं, लेकिन वो एक लेवल से बाहर नहीं जाते। और गैस तो जहां पर मुंह उठा लिया वहीं चलते रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती है। गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे टक्कर मारते रहते हैं। बिल्कुल, वाटर के मॉलिक्यूल भी टक्कर मारते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड भी वॉल ऑफ द कंटेनर पर भी टक्कर मारते हैं। दीज कोलिजन आर इलास्टिक नेचर, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये कोलिजन इलास्टिक होते हैं नेचर में। मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे को आमने सामने से टक्कर मारा, दोनों की मोशन 0, दोनों वहीं रुक गए, होना चाहिए ना। 2 गाड़ियां Yes, आमने sir. सामने से टक्कर मारती हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि वापस उतनी स्पीड से बैक में जाती हैं, लेकिन अगर वो उतनी स्पीड में बैक से जाए तो लोहे की, बिल्कुल प्योर लोहे की गोल बॉल्स लीजिए, उनको धागों से बांधिए, 2 धागों से ऐसे बंधे हुए, और उनको ऐसे करके वापस छोड़ दीजिए, तो वो ऐसे आएंगे, एक दूसरे टक्कर मारेंगे, जितना जोर से टक्कर मारेंगे उतना ही वापस बैक जाएंगे। क्लियर है। हालांकि वो भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक, मतलब जितना टक्कर मारी उतना बैक जा रही है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। लेकिन हमें पता है कि जब हम पेंडुलम ऐसा लगाते हैं, ये आपको याद होगा कि इस तरह से मैंने 2 बॉल्स ली, यहाँ पर 2 बॉल्स हैं, इनको दोनों को दूर दूर करके यहाँ ऊपर करके इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक लेकर छोड़ दिया, तो दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा कम ऊपर तक जाएंगे, उससे नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कम, उससे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और पास आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट और पास, और लास्टली वो दोनों एक दूसरे के अंदर यूं का यूं एक दूसरे के ऊपर ही क्या होगा, वो रुक जाएंगी। ये रुकनी नहीं चाहिए, जितना जोर से पहली बार बैक गई उतनी जोर से हर बार अगर ये बैक जाए टक्कर मार मार के, उस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। यस बेटा, समझ में आ गया। हाँ यस सर। Yes, sir. है ना। तो इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, वो कभी नहीं रुकेंगे, वरना आमने सामने से टक्कर मारेंगे तो बिल्कुल ही 0 हो जाएंगे। जैसे आप कपड़े की 2 बॉल्स लीजिए, आमने सामने से टक्कर मारिए, वहीं रुक जाएंगी, है ना, मतलब उन्होंने लॉस ऑफ एनर्जी कर दिया। ठीक है, लोहे की बोल लेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा, होता है लेकिन कम होता है, वो वजह है ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। लोहा ऐसा नहीं करता, ग्रेविटी उसको खींच रही, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं वो माना जाता है ऐसा, दिस इज अजम्पशन, माना जाता है, एग्जैक्टली ऐसा सच है कि नहीं है वी डोंट नो, बट माना जाता है कि वो इलास्टिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स पर न्यूटन के लॉ भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है, जस्ट याद करने हैं, रीड करने हैं, समझने हैं, ये कभी काम नहीं आते। हाँ, पेपर में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, बाकी कहीं नहीं आता। क्लियर है बेटा। Yes, sir. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो सारे पोस्टुलेट्स हैं और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द टू कोलिजन मॉलिक्यूल्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो स्ट्रेट लाइन के अंदर घूमते हैं, एज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्जिबल। यहाँ इसने बोला है कि ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेग्लेक्जिबल होता है, ये नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल ने इधर मुंह उठा लिया जाने का, वो इधर चलता रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. द ट्रांजेक्टरी ऑफ द मॉलिक्यूल। ट्रांजेक्टरी पता है, वो ऐसे वाली मोशन की पहले कोई चीज ऊपर जा रही है और धीरे धीरे नीचे आ जाती है, वो ट्रांजेक्टरी होता है फिजिक्स यस सर। क्या होगा बात ना। होता है ना पार्टिकल का हाँ, कि यहाँ पर हम पार्टिकल ऐसा, होता है। हाँ उसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा होता ही नहीं अपने यहाँ पे, ठीक है। ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स के फॉर्मूले ना ये बहुत सारे केमिस्ट्री में लगते ही नहीं है, फेल है फिजिक्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो फिजिक्स वाले टीचर होते हैं उनको लगता है हमारे पास रूल हैं, तुम्हारे पास तो एक्सेप्शन है। मैं कहता हूँ तुम्हारे रूल कौन से हैं, एटॉमिक लेवल पर तो तुम्हारे रूल फेल हो जाते हैं हमारे वाले तो उस रूल को भी एक्सेप्शन बता के नया रूल बता देते हैं। तुम लोग तो नए रूल बनाते हो और वो भी फेल हो जाते हैं। एटॉमिक लेवल पर न्यूटन्स का कोई लॉ यूज नहीं होता, नैनो पार्टिकल पर न्यूटन का कोई लॉ यूज नहीं होता, ठीक है। और हमारे केमिस्ट्री वाले तो हमेशा उस चीज के लिए एक ही स्टेडीली वॉक में चलते रहते हैं। मतलब एक रोड पे हम चल रहे हैं, रोड पे अगर ऑब्स्टेकल आया हमने हाइट में जंप कर दिया, गड्ढा आया तो भी हाइट से जंप कर दिया। अगर रोड बिल्कुल टूटा हुआ है हम साइड से निकल गए, लेकिन हम रोड नहीं छोड़ते, इसलिए हम बोलते रहते हैं अरे ये ऑब्स्टेकल आ गया इसलिए हम ऊपर उछल गए, ठीक है। बट फिजिक्स वालों ने क्या बना रखा है, हमने भाई हाईवे बना रखा है, उसमें ना कोई रोड कोई ऑब्स्टेकल आएगा ना कोई गड्ढा आएगा, बिल्कुल नया प्योर रोड है, सीधा चलते रहो। क्रूज कंट्रोल होता है गाड़ियों में, पता है सबको क्रूज कंट्रोल क्या होता है? नो सर। नो सर। नहीं पता, बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल का एक बटन होता है हैंडल के ऊपर ही, वो हैंडल पे ना बटन होते हैं आजकल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हैंडल पर, उसी के अंदर एक बटन होता है। वो जरूर आपने देखे होंगे, हैंडल के ऊपर आवाज कम ज्यादा कर लो जब किसी का फोन आए तो, है ना, ऐसा तो देखा होगा, गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। नहीं देखा तो नो वरी, लेकिन ये फालतू के चौचले हैं और कुछ नहीं है। उसी के अंदर एक क्रूज कंट्रोल आता है। क्रूज कंट्रोल इंजन को कंट्रोल करता है, ये म्यूजिक के लिए नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट द म्यूजिक, दिस इज अबाउट द इंजन कंट्रोल। अब इंजन को कंट्रोल कैसे करता है? मान लीजिए आप एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, हाईवे आ गया, एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, क्रूज कंट्रोल को दबा दीजिए, रेस के ऊपर से पैर उठा लीजिए। रेस लगातार दबाए रखनी पड़ती है, बाइक की रेस भी लगातार, स्कूटी की रेस भी लगातार आपको हाथ से दबाए रखनी पड़ती है। सोचिए स्कूटी में क्रूज कंट्रोल डाल दूं मैं, इसका मतलब आपने बटन दबा दिया क्रूज कंट्रोल का, जितनी स्पीड से स्कूटी चल रही थी, जितनी रेस आपने ऐसे दे रखी थी ना, अब हाथ को छोड़ दीजिए, रेस उतने पर वहीं पर रुक जाएगी। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। ये स्कूटी में नहीं होता है, गाड़ी में होता है, बाइक में भी नहीं होता, तो गाड़ियों में आता है। और वो गाड़ियों में भी ना मतलब टॉप मॉडल में आता है, सेम गाड़ी के टॉप मॉडल में, लोअर मॉडल में नहीं देते क्रूज कंट्रोल। ये किस लिए होता है? पहले तो ये काम ही नहीं आता था, क्योंकि अपने इंडिया के रोड आपको पता ही है कैसे थे। अब भी रोड Yes, अपने sir. इंडिया के सुधर रहे हैं, है ना, काफी अच्छे हो गए, हाईवे बहुत अच्छे हैं। तो अगर हाईवे है 100 किलोमीटर दूर तक चल रहे हो आप, आपको गाड़ी के मतलब रेस को ना बढ़ाना पड़ रहा है ना घटाना पड़ रहा है, तो आप क्रूज कंट्रोल को एक बार दबा के छोड़ दो, रेस जहां पर है वहां पर अटक जाएगी। अगर ऑब्स्टेकल आता है, आपने क्लच दबा दिया तो भी क्रूज कंट्रोल ऑटो खत्म, ब्रेक दबा दी हल्की सी भी तो भी क्रूज कंट्रोल ऑटो खत्म, रेस पर भी पैर रख दिया दोबारा तो भी क्रूज कंट्रोल ऑटो खत्म, ताकि सारा 100% आपके हाथ में आ जाए। यूं ना हो कि क्रूज कंट्रोल लगा और वो खत्म तो हो नहीं रहा, तो भाई अचानक से ब्रेक लगानी पड़ेगी तो बैंड बज जाएगी ना, वो फेल नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो किसी भी चीज को अगर आप हल्का सा भी दबा देते हो, किसी भी चीज को, तो क्रूज कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो वो होता है क्रूज कंट्रोल। तो फिजिक्स वाले तो क्रूज कंट्रोल चला के चलते हैं, आंखें मीच लेते हैं, अपने आप चलेगा, क्योंकि रोड सीधा, हमने बस एक बार रेस दे दी और हैंडल सीधा करके छोड़ दिया, गाड़ी अपने आप चलेगी। केमिस्ट्री वाले आंखें खोल के चलते हैं, गड्ढे भी हैं, ठीक है, रोड से नीचे भी उतारना पड़ेगा, सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है। इसी वजह से केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता फिजिक्स वालों को कि आपने सिर्फ एक रोड पकड़ा है भाई, और उस पे आप अकेले हो, आगे पीछे कुछ है नहीं, हम सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। दैट इज व्हाई एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में। समझ में आ गया? क्रूज कंट्रोल यहाँ यूज हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर भी नहीं। हम गाँव के रोड में चल रहे हैं, वहां बैलगाड़ी आ रही है, कभी सामने से बस आ गई, रोड भी भीड़ा है, समझ रहे हो, सब तरह के। कभी कभी रोड खुला भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, हम कभी कभी हाईवे पर जाते हैं, फुल ऑन हमारे रूल फॉलो होते हैं, कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. ये है केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्क। लेकिन कई बार फिजिक्स वाले लोग केमिस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, दोनों साइंसेज हैं, आई लाइक द बोथ, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर ऐसा कहते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि एक लिमिट होती है भाई रूल की, उसके बाद रूल टूट जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेशर व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल ऑफ द, देखो वॉल से जब वो टकराएगा तो प्रेशर एक्सर्ट होता है भाई, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, तो हम पढ़ चुके हैं इलास्टिक कोलिजन होता है। नेक्स्ट है फॉर आइडियल गैस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है भाई, ये बात भी हम जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता या बराबर होता है आइडियल गैसेस में, जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन, तो इक्वल हो गया, इस वजह से आइडियल गैस आइडियल कहलाती है। यस क्लियर है बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मान लीजिए आपके पास में स्प्रे की बोतल है, उसमें आपने हल्का सा स्प्रे किया, हल्का सा स्प्रे किया, वो लिक्विड था पहले स्प्रे वाला, और बाहर गया तो वो गैस बन गया, वो पूरे वॉल्यूम, पूरे गैस जो है वो पूरे आपके रूम में फैल जाएगी। रूम तो बहुत बड़ा है और आपने स्प्रे तो बिल्कुल हल्का सा किया था, कितना, इत्तू सा, बिल्कुल थोड़ा सा, एक ड्रॉप का भी 50वां या 100वां हिस्सा आपने स्प्रे किया। पानी की एक ड्रॉप जब आप गिराते हो उसका भी 50वां या 100वां हिस्सा आपने रूम में स्प्रे किया, तो उसका वॉल्यूम सोच लो 100वें हिस्से के बराबर है। पानी की एक ड्रॉप मान लीजिए कि वो आधे ग्राम की है, तो उसका 100वां हिस्सा कर दो, 0.5 की है तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.005, इतना ग्राम आपने बाहर निकाला सिस्टम, उसका जो भी वॉल्यूम बनेगा, और वो पूरे रूम में फैल गया। गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर लिक्विड बनाया जाए तो उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। यस क्लियर है Yes, sir. है ना, सिंपल इट इज। आगे बढ़ते हैं अब जरा, तो नेक्स्ट है भाई द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो वॉल्यूम वेरिएबल, ये जो भी लिखा हुआ है बकवास है। आगे, the average kinetic energy of the gaseous molecule is proportional to the absolute temperature of the gas। काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस बेटा क्लियर है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है भाई, सीधी सी बात ये है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, इसी वजह से हमें टेम्परेचर नजर आता है। मतलब टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी का ही फंक्शन है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आती है आप लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ी और फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। यस सर, जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर इज द कोल्डनेस और हॉटनेस, तो मेजर सर वो ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है पार्टिकल्स में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज्यादा वाइब्रेशन होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी पार्टिकल्स। वाइब्रेशन और जो काइनेटिक सर जो एनर्जी। मोशन होगा उनका पार्टिकल का, और वाइब्रेशन होगी, अगर सॉलिड है तो वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और अगर गैस या लिक्विड है तो उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। उनका गैस लिक्विड में, सर गैस और लिक्विड में वो सर उनका जो है मोशन और तेज हो जाएगा और वाइब्रेशन भी तेज हो जाएंगी। ठीक है, मैं समझ गया, सिर्फ इसी को टेम्परेचर। तो मैं अगर कहूँ कि राइज ऑफ टेम्परेचर इज हॉटनेस और कोल्डनेस, तो क्या ये गलत है? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बोलिए गलत होगा ये? No, sir. No, sir. ये भी सही होगा, लेकिन बात यह है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। जैसे कृष्णा ने बोला ना, एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, टेम्परेचर हम कब मेजर करते हैं, तो यानी कि हीट कब मेजर करते हैं किसी चीज की। तो ये फिजिक्स में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले कुछ ज्यादा इसको कहते हैं, केमिस्ट्री वाले तो मान लेते हैं कि हॉटनेस कोल्डनेस है, लेकिन फिजिक्स वाले कुछ लोग मानते नहीं, ठीक है, कुछ लोग, नॉट द होल। वो क्या बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। अब वो लोग एक चीज मिस कर जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ती है, यस जो सर, कृष्णा ने वाइब्रेशन बोला। तो काइनेटिक और वाइब्रेशनल एनर्जी का सम बढ़ जाता है। अगर सॉलिड की बात करें तो सिर्फ वाइब्रेशनल बढ़ेगा, लिक्विड और Yes, गैस sir. में वाइब्रेशनल और काइनेटिक Motion, एनर्जी yes, sir, बढ़ेगी, दोनों है। दोनों बढ़ेंगी, है ना। तो इस तरह से उसको इंक्रीज कर देता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हम लोग केमिस्ट्री में जनरली इसको ये सिर्फ इतना मान लेते हैं कि भैया हॉटनेस या कोल्डनेस है। ऑब्वियस है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हॉटनेस और कोल्डनेस भी बढ़ेगी, बट वो जनरल देखने का तरीका है। और वो लोग कई बार यूं सोचते हैं कि हम ही लोग ज्यादा डेढ़ शाने हैं, केमिस्ट्री वालों को तो टेम्परेचर की समझ भी नहीं है थर्मो के अंदर। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हमने भी फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन वो लोग भी पूरी तरह से डेफिनेशन नहीं दे पाते। आईआईटी के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब कई बार ये बहस आती है कि आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर के ऊपर, वो बोलते हैं टेम्परेचर इज हॉटनेस और कोल्डनेस, टेम्परेचर इज काइनेटिक एनर्जी, फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर जो है वो दो और ऑप्शन दे देते हैं, नन ऑफ दीज दे देते हैं। तो क्या लगा हुआ है? डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है।
ठीक है, हॉटनेस कोल्डनेस नहीं कह सकते आप, अप्रोप्रिएट तो वो है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसी के अंदर मैंने एक ऑप्शन और डाल दिया कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी का इंक्रीज है, और एक बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है, और एक बोलता हूँ कि टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस है, और एक बोलता हूँ कि नन ऑफ दीज है, तो हम किसको लगाएंगे? फिर वाइब्रेशनल एनर्जी को भी ऐड करना पड़ेगा, उस वाले को ज्यादा अप्रोप्रिएट कहेंगे। तो अगर आप अपना आंसर एक ऑप्शन कम देने से अपना आंसर बदल सकते हो, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन ही ना दूं टेम्परेचर की डेफिनेशन में, तो फिर वो हॉटनेस और कोल्डनेस वाला भी सही है, कोल्डनेस, यस सर। है ना? दोनों सही है, लेकिन कुछ टीचर्स इसको मानते ही नहीं, उसको बिल्कुल 100% गलत कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर सिर्फ इतना नहीं, टेम्परेचर को समझना इतना आसान नहीं है, और इसके ऊपर सबसे पहले आपको हीट कैपेसिटी को समझना होगा। हीट कैपेसिटी को समझने के बाद फिर आपको टेम्परेचर कई बार चीजों का सही समझ में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, सर्दियों का टाइम है, आप अपने क्या बोलते हैं इनको, उसको हाथ लगाते हैं, कपड़ों को या रजाई को हाथ लगाते हैं, वो ठंडी मिलेगी डेफिनेटली। पत्थर पर हाँ, हाथ यस लगाइए, सर। उसी रूम में पत्थर पर हाथ लगे, वो ज्यादा ठंडा मिलेगा। टेम्परेचर तो पूरे रूम का सेम है, पत्थर का भी सेम है टेम्परेचर, फिर आपको पत्थर जो या टाइल जो फर्श लगा रखा आपने वो ज्यादा ठंडा क्यों और रजाई कम ठंडी क्यों है उसके मुकाबले? सर रजाई में कम वाइब्रेशन होगी और नहीं नहीं जो नहीं, सॉलिड है वाइब्रेशन पत्थर ज्यादा इट्स सॉलिड है नॉट द उसमें नो ज्यादा नो नो वाइब्रेशन बेटा, होगी। सुनिए सुनिए, इट्स नॉट द मैटर ऑफ वाइब्रेशन। एक्चुअल में दोनों का टेम्परेचर सेम है, रजाई का भी और पत्थर का भी, लेकिन आपको टेम्परेचर रजाई का ठंडा नहीं लग रहा और पत्थर का ज्यादा ठंडा लग रहा है। ठीक है, आप फर्श का लगा लीजिए, आपका फर्श जो पत्थर टाइल जो भी लगा रखा आपने, उसकी वजह क्या होती है? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है, यस सर। वो क्या होता है, मतलब पत्थर में ज्यादा होता है, इसलिए आपका हाथ लगाते ही आपका हाथ गर्म है और पत्थर उसको जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब जल्दी कर रहा है, जबकि कपड़ा हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको कम ठंडा नजर आता है, पत्थर ज्यादा ठंडा नजर आता है। लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, थर्मामीटर से मेजर करेंगे दोनों का टेम्परेचर सेम मिलेगा। समझ में आ गया सभी को? और यस यस सर। सर। ये चीज कब समझ में आएगी अच्छे से? जब आप हीट कैपेसिटी करेंगे और फिर ये पत्थर वाला एग्जांपल लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा मत्था मारेंगे, तो आपको अच्छे से थ्योरेटिकल डाटा समझ में आएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स की डेफिनेशन है, हम लोग भी ये पढ़ते हैं, हमें पता है। ठीक है, कई बार फिजिक्स वाले टीचर कह देते हैं कि केमिस्ट्री वालों को शायद नहीं पता होगा, है ना? थर्मोडायनेमिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाई ट्रांसलेशन का मतलब वही है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एवरेज क्या होती है भाई? देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kBT होती है, kBT। और ये B क्या है? बोल्टमैन कांस्टेंट। ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, अब एक चीज बता देता हूँ, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में तो नहीं है, शायद है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, बट ये बीएससी में पक्का आता है, बैचलर ऑफ साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली हमने पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है ना? तो वहां पर तो पक्का आता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आया था इसको जब मैंने पहली बार पढ़ाया था। ठीक है, तो ये केबी क्या चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी तो आपको फॉर्मूला तो रट्टा ही मारना है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 kBT। तो केबी क्या है? केबी होता है आर, गैस कांस्टेंट, डिवाइड बाय एनए, एवोगैड्रो नंबर। ये है केबी। मुझे इसको देख के बड़ी पता नहीं क्यों खुशी सी हुई, मैं कहा अच्छा कांस्टेंट से कांस्टेंट कैसे बनता है, क्या बात है। ठीक है, मैं अब भी इसको पढ़ता हूँ तो मेरे को मजा सा आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, होता है ना कई बार की कोई चीज ज्यादा ही पसंद हो जाती है, ये वैसा ही है। तो देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये ऐसे भी याद करते हैं, है ना? 3/2 kBT, kBT यानी बॉयल्स बोल्टमैन कांस्टेंट। ठीक है, इनटू टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखना। तो ये इसकी केबी की वैल्यू होती है, बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 जूल पर केल्विन। अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम की है। आर हालांकि आपको पता है आर क्या होता है, 8.314 जूल पर किलो पर केल्विन पर मोल। याद है आर के 3 यूनिट करवाए थे? यस सर। तो बताइए भाई, मुझे आर का सेकंड और थर्ड यूनिट चाहिए। सेकंड यूनिट था कैलोरी में, कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड, या फिर चैट बॉक्स में लिखो, रेज वेज नहीं, चैट बॉक्स में लिखो सब। सेकंड सर और क्या थर्ड बोल रहे हैं? यूनिट, सेकंड और थर्ड वैल्यूज ऑफ आर मतलब गैस कांस्टेंट, 3 वैल्यूज मैंने याद करने के लिए बोला था। किसे किसे याद है चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। लिख रहे हो क्या, या इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, या फिर पुराने नोट्स में ढूंढ रहे हो? है ना, प्रीवियस लेक्चर वाले नोट्स में तो मिल ही जाएगा।
किसी ने नहीं लिखी अभी तक। अरे लिख दो कोई तो। किसी को नहीं आती? आर की वैल्यू कैलोरी पर केल्विन पर मोल में 2 कैलोरी होती है 1.98, और 1 कैलोरी और 1 जूल में कितना डिफरेंस होता है? 1 कैलोरी इक्वल 4.184 4.18 कर दिया सर। जूल। और तीसरी वैल्यू क्या थी भाई? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू क्या थी? 0.0821, 1/12। शॉर्टकट भी लिखे हुए थे उसके पीछे, 1/12। कम से कम शॉर्टकट ही याद कर लो। हाँ बेटा, ओके सर। यस सर। है ना? अब 1/12 की वैल्यू वैसे कितनी आती है पता है? वो 0.08 समथिंग समथिंग आएगी, वो 21 नहीं आएगी। ठीक है, वो थोड़ी सी उससे अलग आती है, बट वो शॉर्टकट से आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट तो याद ही आ जाएगा। वो शायद 21 नहीं आएगी, वो 3 आएगी लगभग, है ना? उससे याद आ जाएगा। याद हुए? नहीं हुए? किस किस को यकीन था कि मेरे को याद नहीं है? ये तो बता दो। सबको यकीन था कि मेरे को याद नहीं है? दैट इज द बैडनेस। अब देखो, लर्न करने वाली चीज जो है वो सबको लर्न करनी ही चाहिए। यही मैं अभी प्रीवियसली लेक्चर में बता रहा था कि लर्न करनी ही चाहिए। अगर वो याद नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे बेटा? सीधी और साफ चीज। भाई अगर आप दुश्मन से लड़ना चाहते हो और दुश्मन के पास में तलवार है, तो आप बेयर हैंड से, वो फिल्मों के हीरो होते हैं ना, वो तो गोली से भी ऐसे साइड हट जाते हैं, गोली इधर से निकल जाती है। क्या स्पीड है उनकी, है ना? एक मैंने चाइनीज फिल्म देखी थी, कुंग फू हॉस्टल नाम था उसका। उसमें एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो तगड़े वाला कुंग फू वाला वो होता है, तो वो ना ऐसे करके ऐसे बंदूक चलाता है, ऐसे अपने कनपट्टी पे बंदूक लगा के, और अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के, और ऐसे चलाता है, और ऐसे चलाता है, और फिर ऐसे करके ऐसे गोली पकड़ लेता है। देखिए किसी ने वो फिल्म? शायद देखी सर हो। देखिए। है ना? इज दिस पॉसिबल? ये तो मूर्खता है। लेकिन अगर सामने वाले के पास तलवार है, तो भाई हमारे पास भी तलवार होनी चाहिए, तब बराबर का मुकाबला होता है। तो अगर बेटा जो चीज याद करने लायक है, ये तलवार है आपकी, हथियार है, ठीक है? कहते हैं एजुकेशन, ये कलम, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, पता है? और ये बड़ी बड़ी सरकारें गिरा देती है, बड़े बड़े देश बर्बाद कर देती है। कलम में इतनी ताकत है, बड़े बड़े देश बर्बाद कर देती है। आपको लगता है ऐसे कैसे? नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना कि हाउ टू स्पॉइल ए कंट्री, किसी देश को कैसे बर्बाद किया जाए। पहले नाम कमाओ, फिर उसको क्रिटिसाइज करो, फिर उसको नेगेटिविटी में डालो, है ना? फिर पता नहीं क्या क्या बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स हाउ टू डिस्ट्रॉय ए कंट्री। उनकी एजुकेशन को डाउन कर दो, है ना? सरकार को बोल दो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चों को तुम लोग जल्दी पास कर रहे हो, नहीं पास कर रहे हो, दोनों तरफ से क्रिटिसाइज करो, है ना? डाटा दूसरे देशों को दिखाओ, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा काम कर करके ऐसा किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो बर्बाद भी किया जा सकता है किसी कंट्री को, उसको अलग लाइन पे लेके आया जा सकता है। तो ये चीजें एजुकेशन से ही पॉसिबल है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है, इसको हमेशा लोडेड रखिए, इस गन को, ये नोटबुक, ये पेन, याद रखिए। जो चीज याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, हर जगह पर। देखो आज नहीं तो कल मेहनत तो आपको करनी है। आज मेहनत कर लोगे तो कल थोड़ा सुख हो जाएगा, पैसे थोड़े ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल काम थोड़ा ज्यादा होगा और पैसे बहुत कम होंगे। काम ज्यादा होगा और पैसे कम होंगे, बहुत कम। 15 से 20 हजार की नौकरी तो आपको आप भी मिल जाएगी। आप +1 में हो गए ना, तो 10वीं कर चुकी है, कहीं ना कहीं 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन सारी उम्र वो उतनी रह जाएगी। पैसा बढ़ेगा, कभी 20 या 30 हजार भी हो जाएगी, लेकिन तब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का और बढ़ चुका होगा, पैसे की वैल्यू और बढ़ चुकी होगी। तो आपकी नौकरी तो उतनी रहने वाली है। लेकिन अच्छा पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 हजार को आप 50 हजार में कन्वर्ट कर लेंगे अभी, कम से कम 50। और अच्छा पढ़ लेते हैं तो 50 हजार को लाख में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर बहुत ही टैलेंटेड हुए हैं आप और अपने मतलब घोड़े रगड़ दिए, टैलेंटेड कहना इन द सेंस कि अपने पढ़ पढ़ के ना किताब को पी गए, चाट गए आप। समझ में आ रहा है? हर एक वर्ड ऐसे है कि जैसे सामने लिखा हुआ है, कंप्यूटर पे जैसे चलता है ना, हाँ 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 ठीक है वैसे। अगर इतना अच्छा कर लिया तो फिर आप 5 लाख 10 लाख, स्काई इज द लिमिट, आसमान ही लिमिट है, इतनी पे आपकी हो सकती है बहुत आसानी से। हो सकता है कुछ टाइम लगे, मैं मानता हूँ कि इतनी परिस्थितियां अच्छी ना हो, बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, मैंने बहुत से इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती इसलिए वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है?
बट एट लीस्ट कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 50,000 के बंदे बन जाएंगे ढंग से। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में से एक सब्जेक्ट जितना मुझे आता है ना केमिस्ट्री +2 तक का, उसके बाद में हमने पढ़ाया वो नहीं भी आएगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन +2 तक का जितना मुझे आता है उतना आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए सार। और इसका एक ही तरीका है, क्वेश्चंस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ये बार बार केबी लिखना पड़ेगा, बार बार आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी बेटा, है ना। तो जरूर कीजिए, वो अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो ये केबी आ गया भाई, और आर की वैल्यू जूल पर मोल, तो यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल के हिसाब से वो मोल से मोल कट जाएगा और जूल पर केल्विन बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ जूल पर केल्विन बच गया, R/Na 1.38। अब ये वैल्यू याद रखनी है आपको। डिपेंड ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन द नेचर ऑफ गैस, तो ये देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ट्रांसलेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ऑब्वियस बात है, काइनेटिक एनर्जी ही फंक्शन होती है टेम्परेचर का, तो ये वही बात रिपीट हो रही है। फिर केबी की वैल्यू R/Na होता है और ये 3.807 होती है, 07 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। हम सिर्फ 2 यूनिट तक लेंगे, 2 पॉइंटों तक, जूल पर केल्विन, ठीक है। और 10 रेज़ पावर, अरे हाँ ये 10 रेज़ पावर -23, ये तो मैंने लगाया नहीं दिमाग से पैदल, है ना। तो सही करते हैं अभी, ये नोट्स में भी गलत गया होगा, यहाँ से तो नहीं मिट रहा है, क्या करें। इसके साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 10 रेज़ पावर 23, ठीक है। तो भाई ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, याद रख लेना, ये मैंने लिखा ही नहीं था, वैसे यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ से भी कुछ समझ सकते हैं कि ये भाई ये 23 इधर से गया, ठीक है। बट एटलीस्ट चलो इसको नोट्स में अपडेट कर देंगे। हाँ बेटा समझ में आ गए। यस सर। Yes, sir. एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की बकवास, वही चीज दोबारा आ गई है, ठीक है। 1 2 3 देखिए वही सेम पॉइंट है। मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है भाई, ठीक है। द कोलाइड विद ईच अदर विद वॉल ऑफ कंटेनर, चेंज इन देयर स्पीड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो देखो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे टक्कर मारते रहते हैं, कंटेनर से भी टक्कर मारते रहते हैं, अपनी एक्सचेंज एनर्जी मतलब एनर्जी में चेंज करते रहते हैं। अब हमने बोला था कोलाइडल जो है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है बेशक, इलास्टिक मतलब एनर्जी कम ज्यादा नहीं होगी, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एनर्जी चेंज करते रहते हैं। एक मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी तो दूसरी घट जाएगी, ओवरऑल टोटल एनर्जी बराबर रहेगी जब टक्कर मारेंगे। यस बेटा समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड देखो कौन कौन सी होती है। फिर एवरेज स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड यू, यू मतलब यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पीड तो वो स्पीड को ही करते हैं ना इनिशियल, वेलोसिटी कह सकते हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, वो सर वेलोसिटी के लिए होता है ना यू और वी। हाँ हाँ यू वेलोसिटी के लिए होता है, वेलोसिटी कह सकते हैं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी कह लीजिए, यू मतलब वेलोसिटी से, वैसे इसको वी लिखते तो ज्यादा अच्छा था, बट वी फिर वॉल्यूम के लिए यूज होता है इन गैसेस के अंदर, पीवी इक्वल एनआरटी। तो एनसीईआरटी में भी यू ही यूज करा है। हाँ बेटा इसी वजह से, उसकी वजह बता रहा हूँ ना कि वी वॉल्यूम के लिए यूज होता है, वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। अगर आप यूं कहें कि वी को थोड़ा स्टाइलिश बना दे, स्टाइलिश वी तो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है ना, तो इसलिए इसको अलग नाम दिया गया यू। उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है भाई, तो यू एवरेज, यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्या आती है, फिर उसके बाद में तीसरी आती है भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये अब ये वेलोसिटीज क्या है देखो, काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव किया 1/3 mnu स्क्वायर, 1/3 mnu स्क्वायर, मनु mnu स्क्वायर, सिर्फ u का स्क्वायर आएगा, mnu स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, मनु स्क्वायर। मुझे घर पर ना मणि बोलते हैं, मणि, मेरे दोस्त बहुत से, मेरा कॉमन नेम है मणि भाई, मणि भाई बोलते हैं बहुत से दोस्त, ठीक है। कुछ लोग मनी बोलते हैं, मनी पैसे वाला, कुछ मणि बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निकनेम है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब ये निकनेम मणि या माणी, लाइक दैट, यहाँ पर हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसकी जब डिराइव किया था काइनेटिक गैस इक्वेशन को, तो 1/3 1/3 mnu स्क्वायर, तो मैं इसको मनु mnu मनु स्क्वायर, सिर्फ u का स्क्वायर है, ऐसे करके मैंने इसको याद किया। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना लिया, किसी का घर पे नाम मनु हो सकता है, मनु, है ना। मणि या मनी मुझे बोलते हैं, तो कोई मनु भी हो सकता है, डेफिनेटली मनु, मन्नू, मन्नू बोल लो, है ना, मीनू, मन्नू, Yes. ऐसे नाम होते हैं बहुत से लोगों के, है ना।
तो वैसे करके मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली। अब जब इसको डिराइव किया गया था तो डेरिवेशन के ड्यूरिंग हमें कुछ फॉर्मूलाज बार बार यूज करने पड़ रहे थे, ठीक है। उन फॉर्मूलाज को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है। तो अब वो फॉर्मूलाज कौन से थे, वो डिराइव कैसे हुए, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें सीधा फॉर्मूला याद करना है। फिर से बोल रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, चक्कर में मत पड़िए। तो यहाँ देखिए क्या है भाई, एवरेज स्पीड क्या है, 8RT बाय m इंटू पाई। R और T वही है, m क्या है, मोलर मास है, पाई क्या है, 22/7 है, तो उसका अंडर रूट एवरेज स्पीड, ठीक है। ये एक स्पीड आ रही थी, बार बार इसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा कि ये इससे ये फॉर्मूला निकल जाए, इससे मतलब एवरेज स्पीड निकल जाती है। अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल का टाइम और टेम्परेचर पता है, आर तो पता होता है गैस कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर मास और पाई भी पता होता है गैस का, तो सिर्फ टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो आप उस गैस को इस फॉर्मूले में पुट करके पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मोलर मास कभी नहीं बदलेगा, पता है, पाई कभी नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बदल सकता है, आर भी कभी नहीं बदलेगा। तो अगर आपको ये सब चीजें पता है तो सिर्फ टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी गैस की एवरेज स्पीड कितनी होती है वो आप निकाल सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, अभी आपके रूम का टेम्परेचर कितना है मुझे ये बताइए, अप्रोक्स कितना होगा? सर 28 तक होगा, 28-27। मेरे रूम का 31 दिखा रहा है, 20। ठीक है। रुकिए, मेरे रूम का ये 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो आप डिग्री सेल्सियस को पहले तो दिखा रहा है सर, कितना बेटा? 27। 27 है, चलो अच्छी बात है। तो देखिए सर आप 22 है ना अभी। क्या कीजिए, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको देखिए कि आपको क्या करना है। आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसको इस इक्वेशन में भरो और मुझे बताइए कि ये गैस जो है वो उसका एवरेज स्पीड कितना है। यस, बता सकते हैं? सर गैस कौन सी है, लेंगे? ऑक्सीजन गैस, मोलर मास पता है आपको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यस दोनों सर। का एवरेज मास निकाल लीजिए। 70% और कितने परसेंट के हिसाब से एवरेज मास निकालेंगे आप दोनों का, क्योंकि गैस भी दो है ना अपने रूम में। देखो जरा एवरेज मास कैसे निकलेगा। O2 है, O2 का मोलर मास कितना है? 32 यस सर। यस है ना, और N2 है, N2 का कितना है? 28। यस सर। ये कितनी है? 70%, 78%, 80 मान लेते हैं इसको, अपन को तो एवरेज निकालना है। 80% है, ये कितनी है? 20%, 20। ठीक है। अब बताओ जरा इन दोनों का एवरेज मास कैसे निकलेगा, बताइए। 20, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। ये आपको ये फॉर्मूला ग्रैब हो जाएगा, अपनी नोटबुक और पेन उठाइए, मेरे साथ कीजिए, ठीक है, आपको मजा आएगा इसमें और याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 32 है मोलर मास, मतलब ये समझ लीजिए कि एक बच्चा है क्लास में, एक बच्चों की एक रेंज है जिनमें एक बच्चे का मास 32 kg है, एक दूसरे बच्चे की भी एक रेंज है जिसके अंदर 28 kg मास है बच्चों का मोलर मास। जो 28 kg वाले हैं वो 80 बच्चे हैं 100 में से, और जो 32 किलो वाले हैं वो 20 बच्चे हैं 100 में से, टोटल बच्चे 100 हैं। अब बताओ टोटल बच्चे 100 हैं तो एवरेज एक बच्चे का मास कितना होगा? ये एक 8वीं क्लास का सम है सर 28.8 आ रहा है सर। ये एक 8वीं क्लास का सम है, याद रख लेना, ये +1 का सम नहीं है, बस यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया बच्चे की जगह पर, ठीक है। तो अब मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। क्या करते हैं हम, एक बच्चे का वजन है 32 kg, 20 ऐसे बच्चे ना, 20% का मतलब परसेंट का हम वो हटा दे, 100 में से 20 बच्चे ऐसे हैं, तो 20 का कितना होगा? 32 × 20, ये हो गया 20 बच्चों का वजन। अब एक बच्चे का वजन है 28 kg और 80 बच्चों का वजन कितना होगा भाई? 80% के हिसाब से 28 × में 80 कितना हो गया? यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं आप, 32 × 20 कितना होता है भाई? 32 640 20 640 640 640 और 28 × 80 कितना होता है? सर 2240 240। यस यस सर। सर। 2000 28.8 आएगा एवरेज। 2240, दोनों को जोड़ दिया 40 और ये 4 4 8 हो गया, 6 और 2 सर 2880 8 आएगा। हो गया 2880। यस सर। डिवाइड में क्या करें, टोटल 100, बच्चे कितने हैं? 100 है, 100। 28.80। यस,
एक Yes, बच्चे sir. का वजन Yes, sir. लगभग 29 किलो निकल गया, 29 केजी। ठीक है भाई, इसको भी एवरेज कर लेते हैं। अब बच्चा नहीं, यहाँ पे एक मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इनका एक मोलिक्यूल का वजन एवरेजली 29 केजी निकल गया। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 29 केजी की जगह हम केजी नहीं लेने वाले, 29 AMU लेंगे, मतलब ग्राम पर मोल। क्लियर है? मोलर मास Yes, sir. एक गैस का, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का तो 32 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी नाइट्रोजन का 28 है। अब हमें लगेगा यार ये नाइट्रोजन के ज्यादा पास क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है भाई ये सर परसेंटेज में, परसेंटेज ज्यादा है ना, है ना, 80% है ना। थोड़ा ये भी सोच लिया करो, कॉमन सेंस होती है ये करने से, जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से समझ में आती है। तो ये आ गया। अब आपके पास मोलर मास है, आर की वैल्यू पता है आपको, टी की वैल्यू पता है आपको, आपके रूम का टेम्परेचर, चलो टी को 30 मान लो, ठीक है, निकालें, इसको सॉल्व करें। 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.3, उसको भी 8 मान लो, 8.314 को 8 मान लिया मैंने, ठीक है, टेम्परेचर 30 मान लिया, डिवाइड में क्या आएगा, मोलर मास 29 है, सर इसको केल्विन में 30 लिखेंगे मान लेते हैं, टेम्परेचर को। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं सबको, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ Pi पाई square. की वैल्यू आ रही है ना, तो सुनो सुनो सुनो, पाई की वैल्यू 314 होती है ना, ये मजे वाली चीज है। तो मैं अब इसको मैं एवरेज नहीं करने वाला, 8.314 ये तो सही है, मल्टीप्लाई में क्या रहा था, टी मैंने 30 मान लिया, और इसका मोलर मास भी 30 मान लिया, और यहाँ पर आएगा अब 3.14। यस, पाई की ये वैल्यू होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पर इससे कटेगा क्या, तो वो नहीं फायदा कटेगा तो है सर, नहीं यार, इस नहीं 3.14 कटेगा सर। कोई फायदा नहीं, मुझे लगा कटेगा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको 8 ही मान लेते हैं फिर, ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं, सर एक इसको कम क्वेश्चन किया, है, इसको भी कम कर दिया, ठीक है, 30 से 30 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 8 64, डिवाइड में 3, 3 दूना 6, 0, 3 1 जा, 3 3 जा, ये आ गया भाई, ये क्या आ गया, एक क्वेश्चन था वेलोसिटी आ गई। यस, Yes, sir. अंडर रूट में होगी सर। लेकिन ध्यान दो, हमने गलती कर दी, ग्राम पर सर, मोल है। केल्विन में टेम्परेचर आएगा सर, केल्विन। हाँ, टेम्परेचर भी केल्विन में आएगा, और ये ग्राम पर मोल है, इसको केजी में लेंगे, यस सर, केजी कितना बनेगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा 0.029, मतलब 30 अगर माने तो 0.03 ये आएगा टेम्परेचर, और ये यहाँ पर, यस और सर, ये चलो 30 है, इसको 273 के अंदर ऐड करते हैं, 30 को कितना बनेगा, हम 27 ही मान लेते हैं फिर तो सही 300 है। 300 ये 300 बना लेते हैं 27 लगा के, ये 300 आ गया, इसका 100 ऊपर जाएगा, 00 ऊपर आ गई पॉइंटों वाला, अब 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया 10,000, ठीक है, इस 3 से इसे 3 काट दिया, अब ये वाला 3 बचा, 8 8 64, तो ये बनेगा 64 6,40,000 डिवाइड में 3। क्लियर है भाई? यस सर, अब सही Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब 3 ये बनेगा 3 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 और 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 डिवाइड 3 तिया 9, ऐसा ही कुछ आएगा। यस सर, 2,13,000 समथिंग आएगा ना, ठीक है, यस सर, 2,13,300, इतना मीटर पर सेकंड आपके रूम में हवा इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, फुल एक-एक लोन मॉलिक्यूल की yes, sir. स्पीड एक मॉलिक्यूल 2 लाख, चलो ये तो Yes. मीटर है ना, किलोमीटर बना देते हैं इसके, सबको 0 मान लो, लगभग 2 लाख मान लेते हैं, 5 0 है, यानी कि 2 इंटू 10⁵ मान लेते हैं मीटर पर सेकंड, तो भाई किलोमीटर बनाते हैं तो 3 0 खा जाते हैं, तो बचे 2 0, 200 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक मॉलिक्यूल की स्पीड आ रही है। यस सर, क्लियर है? ये सही तो नहीं हो रही Yes, sir. एवरेज स्पीड आ रही है टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। सेम अब अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालें, ये तो एवरेज थी ना सबकी, मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से, कुछ मॉलिक्यूल कॉर्नर में होंगे आपके रूम के, तो वो तो भाई चल ही नहीं रहे, है ना। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही होगी, कुछ मॉलिक्यूल कॉर्नर पर हैं, वो तो चल ही नहीं रहे, कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, पंखे के नीचे होंगे, ठीक है, तो वो बहुत स्पीड से चल रहे होंगे, तो भाई एवरेज निकाल लिया हमने, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल की, मोस्ट प्रोबेबल की ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, ज्यादातर मॉलिक्यूल हायर स्पीड से चल रहे हैं या ज्यादातर मॉलिक्यूल लोअर स्पीड से चल रहे हैं,
ज्यादातर मॉलिक्यूल, इट मे बी वो एवरेज से कम आ जाए, एवरेज से ज्यादा आ जाए, डिपेंड करेगा कि मोस्टली 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से अगर 70 मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है लगभग, तो हम उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल। वो कम है या ज्यादा, उस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर वो है मोस्ट प्रोबेबल 2RT बाई एम, फिर रूट मीन स्क्वायर ये 3RT बाई एम। तो 2RT बाई एम और 3RT बाई एम में तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कौन सी ज्यादा होगी, 3RT बाई एम वाली ज्यादा होगी, तो रूट मीन स्क्वायर हमेशा इससे ज्यादा होती है। लेकिन ऊपर देखिए अब जरा 8RT बाई एम, तो ये सबसे ज्यादा नजर आ रही है, बट यहाँ पर 22 पाई की वैल्यू देखो, 8RT डिवाइड बाई एम, तो ठीक है, तो एम को हम नहीं लेंगे, 22 RT को भी नहीं ले रहे, 22 इंटू में 7 आ जाएगा, ऊपर चला गया 7, 7 8 56, 56 बटा 22 कितना आएगा, 22 दूना 44 होता है भाई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यस, यस सर। R बाय 1 और बाय M 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है 2, ये है 2 पॉइंट समथिंग, ये है 3RT, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें आएगी, 3RT वाले की सबसे ज्यादा आएगी, फिर सेकंड नंबर पर ये होगा, एवरेज होगी, थर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल एवरेज से ज्यादा होती है, यहां से एक चीज कंफर्म होगी, कम नहीं होती, वो एवरेज से ज्यादा होती है। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब मैंने इसको ना थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, देखो ये वही चीज, वो 8RT 22 बाय 7 कर दिया, फिर ये इतना आएगा, फिर हमने थोड़ा कैलकुलेट किया, ठीक है ना, तो मुझे पता लगा कि ये कम होती है, ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने फिर से वही फॉर्मूला दे रखा है, स्क्वायर रूट 8RT बाय पाई एम, 2RT बाय एम, 3RT बाय एम, ऐसा कुछ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीड्स, तो अलग अलग स्पीड्स को रिलेट किया इन्होंने। वो मान लेते हैं कि अब मुझे पता है अब कौन सी सबसे ज्यादा होती है, रूट Yes, मीन sir. स्क्वायर, है ना, जो हमने यहाँ निकाली रूट मीन स्क्वायर 3RT बाय 1, दूसरी एवरेज होगी, तीसरी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल, तो ये हमें पहले से पता है, लेकिन इनका रिलेशन निकाला। अगर रूट मीन स्क्वायर को 1 दे दूं मैं नाम, मोस्ट प्रोबेबल को सॉरी 1 दे देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम है, एवरेज उससे ज्यादा होती है, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा है, तो ये 1 सबसे ज्यादा। पॉइंट, क्या बेटा कुछ नहीं sir. कुछ कह रहे हो? ठीक है, No, sir. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज तो ये रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा होती है। देखो 1.12 है 12 और 1.22 है 22, 12-22 में डिफरेंस है। ये जो 4 और 8 है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये ज्यादा है और ये कम है, वो 224 है वो 128 है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनका रेशो निकाल दिया इन्होंने तीनों का, और ये याद रखना है बहुत अच्छे से। टी टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए, एम मोलर मास इन केजी होना चाहिए, याद रखना हमने मोलर मास बाद में केजी में लिया था, और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन है। तो कौन सी ज्यादा कौन सी कम है, ये निशान लगा रखे इन्होंने सीधा सीधा, ठीक है भाई। तो ये रेशो आपको याद करना है, ये काम आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। यस बेटा, क्लियर है? Yes, yes. Yes, sir. रेशो Yes, और sir. तीनों Yes, sir. फॉर्मूले ये अलग अलग जब डेरिवेशन करते हैं तो अलग अलग ये स्पीड्स जो है वहां पर यूज होती हैं फॉर्मूला डेराइव के अंदर, हम उसके डीप में नहीं जाने वाले, ठीक है, कैसे डिराइव हुआ क्या हुआ। मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, अब मैक्सवेल ने कुछ बोल्टमैन ने मैक्सवेल और बोल्टमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के बारे में कुछ बताया था कि वो कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पर है। देखो काइनेटिक गैस थ्योरी भी एक अजम्पशन है, ऐसा माना जाता है ऐसा होता है, एग्जैक्ट में क्या होता पता नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट द रूल। इन थ्योरी के बाद में भी कुछ थ्योरी आई थी, तो गिव द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टैटिस्टिकल एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इन्होंने बताया था मैक्सवेल बोल्टमैन ने, क्या था वो, तो वो जरा देखिएगा, ठीक है, एक बड़ा ही भयंकर सा इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है, याद करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो याद तो करना ही है, इसको छोड़ तो नहीं सकते आप, ठीक है, जरा इसको एक बार देखिए। इतनी देर में मैं एक मेरी क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ओपन बैच है बेटा, तो ये क्या है भाई, कौन सा है, ठीक है, देखो जरा इस इक्वेशन को और समझने की कोशिश करो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो जस्ट इसको देखना है, दर्शन करना है दूर से, फिर उसके बाद निकल लेना है, इसके पास नहीं भटकना, बस याद करना है इसको। क्लियर है बेटा, समझ आया क्या? बस सर एक बात समझे, इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है शायद सर, है ना? क्या हो रहे हैं, हाँ डिफरेंशिएशन वगैरह,
तो सर डी बाई डी यू देख के मुझे स्पीड के आपकी रिस्पेक्ट में आवाज different सुनाई नहीं होंगे। दे रही, जरा साफ बोलिए बेटा। सर वो स्पीड के उसमें रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है बस। हाँ वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो हो क्या रहा है एक्चुअल में, उसको देखते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब जरा वो हो क्या रहा है। कौन सी क्लास है भाई ये? मुझे ये भी नहीं पता ये क्लास कौन सी लगने वाली है, ठीक है 12th की क्लास लगानी है, ठीक है। तो देखिए भाई अब जरा, तो ये क्या 1/n एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। du बाय dn बाय du, ठीक है। u जो है वो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। और du मतलब d में u में थोड़ा सा जुड़ गया, वो du बन गया, u में थोड़ा सा u एंड u प्लस du, u प्लस du, u के अंदर हमने थोड़ा सा जोड़ दिया, वही du है, मतलब डिफरेंशिएट करके हल्का सा स्पीड एवरेज स्पीड बढ़ा दी, इक्वल होता है 4 पाई m बाई 2 पाई आर टी, पाई आर टी 2 पाई आर टी m बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है पता है? सर्क्यूम्फ्रेंस यस सर। इनटू टी, ठीक है। m बाई टी लगा लो, 2 पाई आर लगा लो, इसको नीचे 4 पाई, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पावर है 3/2, इसकी पावर 3/2 है। उसके बाद में एंटी लोग आता है, एंटी लोग की पावर है माइनस mu स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, mu स्क्वायर, म्यू स्क्वायर बोल सकते हैं, 2RT डिवाइड में 2RT मल्टीप्लाई में u स्क्वायर है, तो u भी यूज हो रहा है, du भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, m मोलर मास है, u स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये था भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स का एक इक्वेशन, जिसके बेस पर इसने इक्वेशन बनाया। अब ये क्या कहता है, इस इक्वेशन के बारे में जरा पढ़ते हैं, ये कहता क्या। तो बोलता है स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस तरफ बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो बोलता है जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो ये होती है, जो हमने निकाली है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ आती है। यस बेटा, ये क्लियर है यस सर। इस पॉइंट पे। और ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कर्व बन रहा है ना, डोम बन रहा है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हेन द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड बेल शेप्ड कर्व इज ओपन। जब हम ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का, तो देखिए स्पीड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेल शेप ग्राफ बनता है, दिख रहा है घंटी जैसा ग्राफ, ठीक है भाई। यस सर। अब इस ग्राफ के अंदर पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पीक ऑफ द कर्व है। आगे देखिए 1/n मल्टीप्लाई में dn/du, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड इंटरवल, ये जो है 1/n dn/du जो है मल्टीप्लाई में, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका पर यूनिट स्पीड इंटरवल, उनका स्पीड पर यूनिट के हिसाब से वो स्पीड का आपस में गैप कितना है, ठीक है। पर यूनिट स्पीड में इंटरवल कितना है, एक यूनिट की स्पीड के बीच में दूसरे यूनिट की स्पीड के बीच में जो गैप है वो है ये, यार ये उसके बाद एट लोअर स्पीड वैल्यू u स्क्वायर डोमिनेट्स। अब ये काम की चीज है यहाँ पर, अगर ये ऊपर वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है कोई चक्कर नहीं, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, एट लोअर स्पीड वैल्यू u स्क्वायर डोमिनेट, u स्क्वायर डोमिनेट होगा लोअर स्पीड पर, समझ में आ रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। u स्क्वायर कब डोमिनेट होता है? लोअर स्पीड पर, और हायर स्पीड के ऊपर एंटी लोग माइनस u स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस mu स्क्वायर था ना ये ऊपर एंटी लोग का, हाँ यस सर। तो ये माइनस u स्क्वायर डोमिनेट होगा, मतलब हायर स्पीड पर ये डोमिनेट है और लोअर स्पीड पर ये, लोअर स्पीड पर इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं जो भी आ रही है वो दो, हायर स्पीड पर इसकी वैल्यू, मतलब लोअर स्पीड पर इसकी वैल्यू होगी और ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोई नहीं है तो ये एंटी लोग पूरा खत्म, और लोअर स्पीड पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू खत्म है और ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। एज ए रिजल्ट यू गेट ए बेल शेप कर्व, जब इसको फिलअप करेंगे तो बेल शेप कर्व आपको मिलेगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कीप चेंजिंग, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होती रहती है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, बट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, मतलब यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड बढ़ गई,
तो वो वाले कुछ मॉलिक्यूल होंगे उनकी स्पीड घट जाएगी। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस बेटा, समझ में आई ये इक्वेशन? यस यस सर। इस इक्वेशन को याद जरूर करना है अच्छे Yes, से sir. और इसके पॉइंट्स को समझना कि कब किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस डिपेंड अपॉन, तो ये जस्ट कह लो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो अब हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, और अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बेटा। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।